हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमकू एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए सेट 2 टॉप 50 हिस्ट्री क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं और चांसेस हैं कि आगे भी इनका हम बोल सकते हैं कि इनको रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि जिस भी टॉपिक से ये बिलोंग करते हैं वो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चन सीरीज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और आपको कोई भी चेंजेस चाहिए वीडियो में तो आप उसके रिगार्डिंग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज पर अधिकार को लेकर छिड़े त्रिमूर्ति संघर्ष में कौन सा वंश सम्मिलित नहीं था? राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार, पाल और सेन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका सेन, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, इससे पहले जो वर्धमान डायनेस्टी थी उसका रूल चल रहा था। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी डायनेस्टी में जो वर्धमान जो डायनेस्टी होती है उसमें कोई भी इतना पावरफुल रूलर नहीं बचता है कि वो उस पूरी नॉर्दर्न इंडिया को कंसोलिडेट करके रख पाए। तो इसीलिए जो बाकी स्टेट्स थे उनमें झगड़ा होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब जो नॉर्दर्न स्टेट था उसमें नज़र राष्ट्रकूट की भी थी, गुज्जर प्रतिहार की भी थी और पाल की भी थी। हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी थी उसके बाद जो बाकी जो छोटे छोटे जो और जगहें थी वहाँ पर जो हमेशा जैसे कि होता है कि जो बाकी रूलर्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रकूट थे ये उस समय साउथ में थे, गुज्जर प्रतिहार राजस्थान में थे और जो पाल थे वो बंगाल तक थे। तो बीच में जो सेंटर वाला जो पार्ट था यहाँ पर सबकी नज़र थी, तो इसीलिए बार बार ये तीनों आकर उस पर अटैक करते थे। तो एक लंबे समय तक कन्नौज पर किसी का भी अधिकार नहीं रहा, क्योंकि इन तीनों में हमेशा झगड़ा उसके लिए चलता रहता था। कभी राष्ट्रकूट के पास होता था वो, कभी गुज्जर प्रतिहार के पास, तो कभी पाल के पास। तो इसमें सम्मिलित जो नहीं था वो था सेन। सेकेंड है, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली का लेखक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और कालिदास। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन। नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली के जो लेखक थे वो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे कन्नौज। और कन्नौज पर हर्षवर्धन के बाद किन 3 वंश में हमेशा जो झगड़ा है वो चलता रहता था? वो राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चंदेल राजपूत। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया था। देखिए ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खजुराहो के जो मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इसलिए क्वेश्चन बनता है कि उनका निर्माण किसने किया। तो आपको याद रखना है खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूतों ने किया। और ये जो मंदिर है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। चंदावर का युद्ध कब लड़ाया गया था या कब लड़ा गया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है 1090, 1195, 1191, 1194। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चंदावर का युद्ध था उसको कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1194। देखिए ये जो युद्ध था चंदावर का, ये हुआ किसके बीच में था? ये हुआ था आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। जो जयचंद था वो गढ़वाल वंश का शासक था और उसी की जो बैटल है ये मोहम्मद गौरी के साथ लड़ी जाती है, जिसमें जो जयचंद होता है उसको मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया जाता है और इस तरह से जो गढ़वाल वंश का जो शासन होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और यही जो जयचंद है जिसको इस बैटल में हराया गया है, इन्हीं की बेटी होती है जो संयोजिता होती है वो इन्हीं की बेटी होती है, जिनका स्वयंवर पृथ्वीराज चौहान तृतीय से किया जाता है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है राजेंद्र फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है गोविंद फर्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा फर्स्ट। तो कृष्णा फर्स्ट ने ही एलोरा में विश्व की जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया। और ये मंदिर पूरे भारत में बहुत ही, हम कहेंगे कि एक बहुत ही विशेष तौर पे जाना जाता है। इसकी जो शैलकृत और जिसका मतलब हम कहें जो उसका बनाने का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अद्भुत है, तो इसीलिए ये अपने आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जो एलोरा है वहाँ पर और भी बहुत सारी जो गुफाएं हैं वो बनवाई गई थी राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके द्वारा, जिसमें बहुत सारी जो गुफाएं थी वो हिंदू धर्म को भी दी गई थी, बौद्ध और जो जैन धर्म के जो लोग थे उनको भी दी गई थी उनके रुकने के लिए, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता था तो उन लोगों के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। तो इसीलिए जो राष्ट्रकूट जो वंश के जो शासक थे उन्होंने उन गुफाओं को कटवा कर उनको उसमें जो मठ होते थे उसमें कन्वर्ट करा दिया था। तो इस तरह से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गुफाएं हैं आपको जो एलोरा में दिखाई देंगी, तो उसमें वो 16 गुफाएं हैं
जो जिसमें वो उन्होंने कुछ हिंदुओं को, कुछ जैन को और कुछ जो बाकी जो और जो धर्म है उनको सौंप दिया था। तो यहाँ पर जो एलोरा में कैलाश नाथ का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? कृष्णा फर्स्ट ने। और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। एक और खास बात यहाँ पर कि जो एलोरा का जो मंदिर है उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को हम सबको पता, तो यूनेस्को जो हेरिटेज है स्थल में उसको जो सम्मिलित किया हुआ है कैलाशनाथ के मंदिर को। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, वातापी, दंतेदुर्ग या फिर एलोरा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी दंतेदुर्ग थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी शुरुआती वो दंतेदुर्ग थी। उसके बाद वो बार बार चेंज करते हैं, लेकिन ये आपको सबसे पहली याद रखनी है, तो वो दंतेदुर्ग थी। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन प्रथम, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय वही थे जिन्होंने बार बार हर्षवर्धन को रोका साउथ में अपना एरिया को एक्सपेंड करने से। देखिए, जो हर्षवर्धन था वो इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया तक रह गया क्योंकि वो जैसे ही साउथ में आने की कोशिश करता था तो वहाँ पर उसको एक बहुत ही बुरी हार मिली थी, जो किसने दी थी? पुलकेशिन द्वितीय ने दी थी। और उसके बाद जो हर्षवर्धन था उसने अपनी पावर को बस नॉर्थ तक ही रखा, दोबारा फिर उसने साउथ की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। महाबलीपुरम में रथ और मंडप प्रकार के मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम में रथ और मंडप प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और कौन से उससे थे ये शासन से, मतलब हम कहें तो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? तो ये करते थे पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग। तो आपको याद रखना है नरसिंह वर्मन ही थे जिन्होंने महाबलीपुरम में रथ और मंडप प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम के 7 पैगोडा मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो एक पल्लव शासक थे, तो आपको याद रखना है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही 7 पैगोडा मंदिर का निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका को पहले जीता था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, आदित्य चोल, उपरोक्त कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ही वो राजा थे, वो चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका को पहली बार जीता था। तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रथम। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर या बंगाल पर? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा और दुर्गा? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 शिव। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव देवता को समर्पित हैं। गंगा को उत्तर दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजा राज चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोल, पतक? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है राजेंद्र चोल। गंगा को उत्तर दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। उत्तर मैरूर शिलालेख में किसके ग्रामीण प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? गुप्त, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चोल। तो उत्तर मैरूर जो शिलालेख हमें प्राप्त होता है उसमें हमें चोल वंश के टाइम पर जो भी ग्रामीण प्रशासन से संबंधित उस समय की जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो वो हमें उत्तर मैरूर शिलालेख से मिलती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उत्तर मैरूर शिलालेख ही वो शिलालेख है जो चोल वंश के ग्रामीण प्रशासन के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, आदित्य, राज प्रथम? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राज प्रथम। तो राज प्रथम ने ही
श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? बिल्हन, पन्ना, पंपा, कम्मन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कम्मन। रामायण का जो तमिल में अनुवाद किया था वो कम्मन ने किया था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए, भारत पर हमला करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन कासिम था, कि 712 एडी में आया था और इसी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और यही जो जजिया जो टैक्स है, जो जजिया जो कर है, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है, जो बेसिकली जो हिंदुओं पे लगाया जाता था, तो उसकी शुरुआत भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही कही थी। लेकिन बाद में चल के 1562 में इसको अकबर ने हटा दिया था और उसके बाद फिर औरंगजेब ने जजिया टैक्स को शुरू किया था अपने टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है कि भारत पर हमला करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था और जजिया टैक्स लगाने वाला भी यही था। शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अलबरूनी, उत्बी, फिरदौशी या मिनहाज उज सिराज। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फिरदौशी। तो शाहनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो फिरदौशी है। दिल्ली के सुल्तानों की राजकीय भाषा कौन सी है? अरबी, उर्दू, फारसी या तुर्की। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। दिल्ली के जितने भी सुल्तान आते हैं उनकी राजकीय भाषा तुर्की होती है और बाद में जब मुगल आते हैं तो उनकी जो राजकीय भाषा होती है वो पर्शियन होती है, क्योंकि उन पे पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत होता है, क्योंकि जो हुमायूं है वो एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम अपना 15-16 साल वो पर्शिया में रहकर आता है और उसके बाद यहाँ आकर वो, क्योंकि जो पर्शिया में जो उस समय जो प्रिंस होता है वो उसको बहुत सपोर्ट करता है कि भारत में ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम भारत में अटैक करते हो तो, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, जो हमारा पर्शियन जो इन्फ्लुएंस है, जो पर्शियन कल्चर है वो तुम्हें वहाँ पर स्प्रेड करना होगा। तो इस बात पर हुमायूं हाँ बोल देता है और इसीलिए आगे चल के हमें वहाँ पर मुगलों के अंदर पर्शियन जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए उनकी जो कोर्ट की जो भाषा थी वो पर्शियन थी। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ऑप्शन जो हमारा पास जो होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसको टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की पहला यहाँ पर जो हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर रूलर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सही इल्तुतमिश, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बाद कुतुबुद्दीन भले ही आया था भारत में और उसका ने अपनी जो डायनेस्टी है उसको यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने कभी भी अपने आप को पूरी तरह से एक सुल्तान नहीं माना, वो हमेशा अपने आप को एक स्लेव ही मानता रहा। लेकिन जो इल्तुतमिश था इसने अपने आप को सुल्तान बताया, ठीक है। तो इसीलिए पूरी तरह से जो एक संपन्न सुल्तान के तौर पे जिसने पूरी राजगद्दी को संभाला वो इल्तुतमिश था। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कहते हैं ये बहुत बड़ा दानवीर था, लोगों को लाखों रुपए ऐसे दान में दे दिया करता था, तो इसीलिए इसको नाम मिला था लाख बख्श। चंगेज खान की मृत्यु किस सुल्तान के काल में हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नासिरुद्दीन खुसरो। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश। तो चंगेज खान की मृत्यु इल्तुतमिश के सुल्तान के काल में हो गई थी। चहलगनी या चालीसा के रूप में विख्यात टर्की सामंतों को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को या फिर रजिया को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने ही ये चहलगानी या फिर चालीसा के रूप में एक विख्यात जो एक ग्रुप था उसको तैयार किया था। एक तरह से हम बोले तो ये इल्तुतमिश के लिए एक स्पाई का काम करता था, लेकिन आगे चल के जो ये ग्रुप है ये इल्तुतमिश के लिए तो सही था, लेकिन बाद में जब इसके बच्चे आते हैं उनके पर ये बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये अपने आप में इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि ये फिर आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहता। तो इस तरह से जो चहलगानी जो चालीसा है वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो आपको याद रखना ये बात। वे 2 वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा लोदी, सैयद तथा लोदी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोदी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गुलाम तथा तुगलक, ठीक है, क्योंकि खिलजी शासकों से पहले गुलाम वंश का रूल था और उनके जाने के बाद तुगलकों का रूल आता है। तो यहाँ पर गुलाम तथा तुगलक 2 वंशज थे जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी के बाद तत्काल पहले और बाद में शासन किया। गुलाम और तुगलक आपको याद रखना है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर स्थित है? महरौली, तुगलकाबाद, लाहौर या मुल्तान। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो महरौली में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इल्तुतमिश का मकबरा महरौली में स्थित है।
स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, शायद आपको पता भी हो क्योंकि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मैं हिस्ट्री के लेक्चर में भी ये पूरा सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी, तुगलक के बारे में भी, लोधी डायनेस्टी को भी। तो आप चाहे तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके मेरे सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। मलिक कफूर 1000 दिनारी जनरल था, सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का या हुमायूं का। तो मलिक कफूर का दूसरा नाम 1000 दिनारी भी था क्योंकि इसको खरीदा गया था, 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। तो ये किसका जनरल था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल। जो मलिक कफूर था वो जिसे हम 1000 दिनारी भी बोलते हैं, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, तो ये अलाउद्दीन का जनरल था मलिक कफूर। ये बात आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। भारत में चमड़े की प्रतीक प्रथा किसने प्रारंभ की थी? यहाँ पर ये प्रथा नहीं है, यहाँ पर ये मुद्रा है, ये से आप सही कर लीजिएगा, मुद्रा। ठीक है, जो करेंसी थी वो किसने स्टार्ट करी थी? भारत में चमड़े की मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या हुमायूं ने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, भारत में चमड़े की मुद्रा को प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अत्यंत पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो मतलब देखिए जो कुतुब मीनार है उसका जो पुनर्निर्माण अगर की हम बात करें तो किसने करवाया था? वो अलाउद्दीन लोदी द्वारा करवाया गया था वो, या बलबन द्वारा, या फिर सिकंदर लोदी द्वारा, या फिर फिरोज तुगलक द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कुतुब मीनार को का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था? वो फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। तो ये आया था मोरक्को से, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। किस शासक ने सती को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर ने, इल्तुतमिश और हुमायूं ने, या फिर सिकंदर लोदी और शाहजहां ने। तो यहाँ पर जो ये प्रयास किए गए थे सती को प्रतिबंधित करने के, ये किए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस शासक ने सती को प्रतिबंधित करने की कोशिश की थी? वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन द्वारा या फिर ग्यासुद्दीन द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो अपनी मार्केटिंग, जो मार्केट था उसकी जो प्राइस वगैरह जो बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिए गए थे कि जिससे कि बिल्कुल भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, वो किया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि बाजार विनियमन जो प्रणाली थी वो आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या फिर लोदी वंश। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा, तुगलक वंश ने सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 पे आप टिक लगा के आप सही कर सकते हैं। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और सूफी संत थे, या फिर फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान थे, या फिर इतिहासकार थे। तो देखिए अमीर खुसरो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ सही हो जाएंगे कि फारसी तथा हिंदी के वो बहुत बड़े लेखक और विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर 2 पे आप टिक लगाओगे कि जो अमीर खुसरो थे वो ना केवल एक म्यूजिशियन बल्कि साथ में फारसी और हिंदी के लेखक भी थे और साथ में उसके विद्वान भी थे। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फिरोज तुगलक। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो फिरोज तुगलक था। इससे पहले नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, जो हिंदू थे उन पे लगता था, लेकिन ब्राह्मणों को इस चीज़ से बाहर रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर फिरोज तुगलक ने किसी को भी नहीं छोड़ा, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मितक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी या एम मुक्त मलयाद। तो आपका ऑप्शन 4 आप सही कर लीजिए, एम मुक्त मलयाद कृष्णदेव राय ने ये पुस्तक लिखी थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या कोडाविडु। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम्पी कहते हैं। बहामनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह, फिरोज शाह, नज़ीर शाह, अमीर शाह। तो बहामनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह बहामनी राज्य के संस्थापक थे।
बहामनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्ग, बीदर, हैदराबाद या एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 और 2 दोनों। गुलबर्ग और बीदर दोनों ही राजधानी थी बहामनी राज्य की। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था कि उसके संस्थापक कौन थे, तो वो आपको बताने हैं, कमेंट करके बताने हैं जो मैंने अपनी लास्ट ऑप्शन में पढ़े। तो बहामनी राज्य के संस्थापक कौन थे और उसकी कैपिटल क्या थी, आप दोनों बताएंगे। तो कैपिटल तो यहाँ पर लिखी हुई है, गुलबर्ग और बीदर, ये दोनों ही बहामनी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि जो बहामनी राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे, अलाउद्दीन बहामन शाह थे। तो ये बात आप याद रखना कि बहामनी राज्य के संस्थापक थे वो बहामन शाह थे। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? इस्माइल शाह, महमूद गवा, हसन गंगू, अहमद शाह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, महमूद गवा। तो महमूद गवा ने ही बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। और बीदर मैंने आपको बता ही दिया, ये कैपिटल थी किसकी, बहामनी किंगडम की। तो वहीं पर ये जो महमूद गवा थे उन्होंने बीदर में अपनी कैपिटल में मदरसे का निर्माण कराया था। निम्नलिखित बहामनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद गवा, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमूद आदिल शाह। ठीक है, तो बहामनी शासकों में जो बीजापुर में बहुत ही प्रसिद्ध गोल गुंबज है उसका जो निर्माण है वो करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। गरीबों का मित्र किस शासक को जाना जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, महमूद गवा या राजा कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को ही गरीबों का मित्र के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संगा और बप्पा रावल। तो देखिए जो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसको बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। 1420 ईसा में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के यात्री का नाम था। ऑप्शन फर्स्ट है निकोलो डी कॉन्टी, एडो अडी बारबोसा, अब्दुल रजाक या डोमिंगो पिस। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निकोलो डी कॉन्टी को ही विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के जो यात्री हैं उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे इटली से वो कौन थे? निकोलो डी कॉन्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, निकोलो डी कॉन्टी। तो आपको याद रखना है 1420 में आए थे ये विजयनगर के टाइम पे। किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? मोहम्मद आदिल शाह, अहमद शाह, हुशांग शाह या फिर जैन उल आबिदिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, जैन उल आबिदिन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्था के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, सूफियों की आस्था के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? मंगहर, बनारस, पटना या इलाहाबाद। तो कबीर की मृत्यु मंगहर में हुई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कबीर की मृत्यु मंगहर में हुई। अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दो तरह की जो आपको संत देखने के लिए मिलेंगे, एक अलवर और एक नैनार। नैनार वो थे जो शिव भगवान को मानते थे और जो अलवर थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। तो देखिए इनका जो हम बात करें कि जो ये कहाँ से ये आए थे, तो वो इनके जो राज्य था वो था तमिलनाडु। तो यहीं पर ही पहली बार हमें जो अलवर जो संत है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? मंगोल, फारसी, तुर्की या अरबी। तो यहाँ पर जो बाबर ने जो अपनी तुजुके बाबरी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसने उसमें तुर्की भाषा का उपयोग किया था, तुर्की में लिखी थी। जबकि जो बाद में जो मुगल कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पर्शियन होती है। बाद में जितना भी मुगल एम्पायर का हमें जितना भी वर्क दिखाई देगा वहाँ पर हमें पर्शियन दिखेगा, क्योंकि देखिए जो बाबर था उस पर पर्शियन इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि पर्शिया में रहकर कौन आया था? हुमायूं रहकर आया था। जब तक यहाँ पर जो शेर शाह सूरी का जो रूल होता है भारत में, तब तक जो हुमायूं था वो पर्शिया में रहा था। और जैसे ही जो शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है तो उसी का फ़ायदा उठाकर हुमायूं वापस से भारत में आता है और जो सूरी डायनेस्टी होती है उसको हटा के वापस से जो मुगल साम्राज्य होता है उसको स्थापित कर देता है। तो इसीलिए उसके ऊपर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पर्शिया के कल्चर का होता है, क्योंकि वहाँ पर वो रहकर आया होता है 15 साल तक।
तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो बाबर है उसकी ऑटोबायोग्राफी में जो हमें भाषा देखने के लिए मिलती है वो मिलती है हमें तुर्की। तो यहाँ पर अब आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट 50 वो हमने पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका 50-60% आपको बाकी सिर्फ टेक्स्ट बुक थोड़ी बहुत पढ़नी रह जाएंगी, वरना तो जो आपके बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, क्योंकि सारे मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी हम दूसरे जो पार्ट बनाएंगे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आप सारे पार्ट्स के साथ हमारे जुड़े रहिए। जो हमारी MCQ सीरीज़ है वो अब चलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।